हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Till date, we have discussed about the concept and meaning of local government administration at the district level, that is deputy commissioner. Now we will see what is the need of this act, its background and features of this act. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी, जस्ट पहले हम थोड़ा ब्रीफ में देख रहे हैं। टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू PRIs, दैट इज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते थे। उनकी हिस्ट्री जो है वो फ्रॉम 1882 से आपने इसका इवोल्यूशन देखा ही है हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करवा रहा है। मतलब कि पहले PRIs इंस्टीट्यूशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं था, सिर्फ एक आर्टिकल मेंशन था अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जहाँ पे एक आर्टिकल नंबर 40 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि स्टेट कोशिश करेंगे कि वो PRIs को कॉन्स्टिट्यूट करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करवाना चाहता था। सेकंड, इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? टू गिव यूनिफॉर्मिटी टू PRIs। मतलब इस एक्ट से पहले, जो कि 1993 में हुआ, इस एक्ट से पहले ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी स्टेट्स में जो ये PRIs इस्टेब्लिश की गई विलेज लेवल के ऊपर, तो उनका जो स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन पावर्स थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी। हर एक स्टेट की अपनी जियोग्राफी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग वो उसको अरेंज कर रहे थे, इसीलिए इनका जो इफ़ेक्ट है या इनकी जो फंक्शनिंग है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये दो चीज़ें करने के लिए मेन उनका जो रीज़न था इस एक्ट को बनाने का या पास करवाने का ये था। तो लेकिन ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो ये बना उसका एक बैकग्राउंड है। ऐसी नहीं है कि 1993 में एक एक्ट आया और उसको पास करवा लिया गया। उस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को बनने के लिए उसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड हमारा हम देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। मीन्स फ्रॉम 1947 हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो बैकग्राउंड इस एक्ट के लिए जो प्रिपेयर किया वो उस काफ़ी सारी कमेटीज़ बनी थी PRIs की फंक्शनिंग को देखने के लिए। तो फर्स्ट कमेटी जो बनी वो बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। As we have already discussed about the committees till 1993 in our previous videos. If you have not seen that videos till date, please see, then refer this video
बलवंत राय मेहता कमेटी वो 1957 में बनी थी। देन अशोक मेहता कमेटी, (1977). देन GVK राव कमेटी, 1985। देन LM सिंघवी कमेटी, 1986। देन PK थुंगन कमेटी, अप्रोक्स 1989। हम इन कमेटीज़ के बारे में डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं कि किस कमेटी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, पावर करने के लिए, उनमें एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस लाने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस की। यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो मेजर डिफरेंस था, जो ये लास्ट की दो कमेटीज़ हैं, LM सिंघवी एंड थंगन कमेटी, इन दोनों ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करवाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। ये लास्ट की दो स्टेट कमेटीज़ ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि जो PRIs हैं उनका जो स्टेटस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अलग से मेंशन करो ताकि वो जस्टिशिएबल पार्ट बन सके, जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स कि अगर वो प्रोविज़न्स PRIs के फिर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो कोर्ट के थ्रू जस्टिशिएबल हों। तो गवर्नमेंट ने इन कमेटीज़ की किन रिकमेंडेशंस को माना, किन को रिजेक्ट किया, इसके पहले वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फ़िलहाल हम देखेंगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कैसे पास्ड हुआ, देन फिर इम्प्लीमेंट हुआ। तो 1989 में उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जिसके हेड कौन थे? PM मीन्स राजीव गांधी। राजीव गांधी ने इन प्रीवियस कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस को देखते हुए एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर करवाया, जिसको हम बोलते हैं 64th अमेंडमेंट बिल। दैट वाज इन 1989। इस ड्राफ्ट बिल के ऊपर जब डिबेट हुई लोकसभा, राज्यसभा में, तो मेजर पार्टीज़ ने इसका अपोज किया कि जो ये PRIs का कॉन्सेप्ट आप इस ड्राफ्ट बिल के थ्रू लेके आए और इसके जो प्रोविज़न्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये पास नहीं हो पाया था उस टाइम पे 1989 में। प्रोविज़न्स जो थे जिसके ऊपर मतलब कि प्रोटेस्ट रहा, क्यों पास नहीं हो पाया, वो पहला प्रोविज़न था कि इस 64th अमेंडमेंट बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश किया PRI के बीच में, मतलब कि बाईपास करना चाहती थी वो स्टेट्स को। तो जो MLAs या MPs हमारी लोकसभा राज्यसभा में स्टेट्स से जाते हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग था कि ये जो यूनिफॉर्मिटी देना चाहती थी एट ऑल इंडिया लेवल, उसमें सोशियो कल्चरल, जियोग्राफी कंपोनेंट्स को नहीं देखा गया कि डिफरेंट स्टेट्स की उनकी सोसाइटी, उनका कल्चर, उनकी ज्योग्राफी डिफरेंट है, तो एक ही तरह का कानून पूरे इंडिया में या एक ही तरह का लॉ पूरे इंडिया में हम नहीं लगा सकते। तो जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट 1989 में थी तो लोकसभा में तो उनको मेजॉरिटी थी,
वहाँ से तो ये बिल पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में इस चीज़ को 64th अमेंडमेंट बिल जो है वो पास नहीं हो पाया था, तो इसीलिए ये क्या हो गया था, बिल एक्ट नहीं बना। लेकिन उसके बाद सक्सेसिवली कुछ गवर्नमेंट्स रहीं, उन्होंने इस ड्राफ्ट बिल को बहुत बार चेंज किया। कुछ रिकमेंडेशन जो स्टेट के एमएलएज एमपीज़ ने दी तो उनको इंट्रोड्यूस किया, और पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1993 में ये इसको 73rd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया इन पार्लियामेंट। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से ही इसको अप्रूवल मिल गई, ये पास हो गया। लेकिन एज दिस इज़ अ 73rd अमेंडमेंट बिल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए 3 टाइप के प्रोविज़न्स होते हैं। उसमें से एक प्रोविज़न ये है कि अगर कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहता है और उसमें ये प्रोविज़न है कि स्टेट्स की जो पावर्स मिली हुई हैं स्टेट्स को, अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चेंज करना चाहती है तो हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन ज़रूरी है। उस बिल के लिए तो यहाँ पे जो PRIs था वो एक नया लेवल क्रिएट करना चाहते थे गवर्नमेंट के लिए। सेंटर के नीचे स्टेट्स, फिर स्टेट्स के नीचे PRIs। तो स्टेट्स की कुछ पावर्स फंक्शंस स्टेट्स में से निकाल के PRIs को देनी थी, तो स्टेट्स की जो अप्रूवल है वो नेसेसरी थी, वो मस्ट थी। तो 1993 में स्टेट्स जो हैं उनमें से हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स ने इसको क्या रेटिफाई किया। अप्रॉक्सी 17 स्टेट्स थे जिन्होंने रेटिफाई कर दिया। उसके बाद इसको 24 अप्रैल 1993 में प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, क्योंकि विदाउट प्रेसिडेंट के असेंट के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। आपने पढ़ा ही है, फर्स्ट ईयर से लेके पढ़ते आ रहे हो। तो 24 अप्रैल वाले दिन ही हम इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का एक ब्रीफ बैकग्राउंड था कि वो कैसे बिल की तरह इंट्रोड्यूस हुआ, कौन कौन सी कमेटीज़ हैं। आप कमेटीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो उस बैकग्राउंड में लिखने जब आप लिखोगे, लेकिन वो प्रीवियस वीडियोज़ में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इस वीडियो में उन कमेटीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया। नाउ अब हम सिर्फ देखेंगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अगर पास करवाया गया और उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स रहे होंगे। तो वो सेलिएंट फीचर्स 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के क्या हैं वो हम देखें।